और पहला जो आंदोलन हम पढ़ेंगे वो मीणा जाति के बारे में पढ़ेंगे। मीणा जाति के बारे में कि मीणा जाति का जो आंदोलन था वो जयपुर और अलवर क्षेत्र के माची, खो, गेटौर और झोटवाड़ा में प्राचीन काल से मीणा जाति का राज्य था। और ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक दूल्हे राय कछवा ने 1137 से 1170 ईस्वी के दौरान मीणा आधिपत्य वाले जितने भी जगह या क्षेत्र थे उनको कछवा शासकों ने इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। जिससे क्या हुआ कि जो मीणा लोग थे ये जंगलों और पहाड़ियों में चले गए, जहाँ खेती और जंगली उपज के द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करने लगे। और राजस्थानी राज्यों के प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने मीणा जाति को भी कमजोर करने की कोशिश की। और मीणाओं की दिलेरी और अनुशासन को देखकर अंग्रेजों को यह भय था कि ये उनकी सत्ता को कहीं चुनौती न दे। इसीलिए अंग्रेजों ने सुधारों के बहाने मीणाओं के स्वतंत्र जीवन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयत्न किए। सुपरिटेंडेंट ऑफ मीणा डिस्ट्रिक्ट मेयर जैसी इकाइयां मीणाओं पर अंकुश रखने के लिए बनाई गई। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ मीणा और डिस्ट्रिक्ट मेयर क्षेत्र जैसी एजेंसियां बनाई गई थी ताकि क्या है मीणा जाति पर अंकुश लगाया जा सके। कर्नल टॉड ने टाटगढ़ बनाकर वहां पर सेना रखी ताकि मीणा लोगों को मीणा रेजिमेंट में भर्ती किया जाए। मीणा लोग अंग्रेजों को अपना शत्रु मानते थे क्योंकि अंग्रेजों ने अपने अधिकारों में हस्तक्षेप करके अनेक प्रतिबंध लगा दिए। इसलिए ये लोग क्या करते थे, लूट मार करते थे और डकैती से इस नई व्यवस्था के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट करते थे। तो अंग्रेजों की इच्छानुसार कार्य नहीं करते थे ये लोग। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको अपने नियंत्रण में करने के लिए 1871 में अपराधी जाति अधिनियम लागू करते हैं और मीणा जाति के जो सभी व्यक्ति होते हैं उनका पंजीकरण करना अनिवार्य कर देते हैं तथा निर्धारित समय में इनको थाने में अपनी उपस्थिति देनी पड़ती थी। कहीं भी आने जाने के लिए अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होता था। इनके लिए रहने का स्थान भी प्रशासन द्वारा निश्चित किया जाता था कि यह इनको मतलब टॉर्चर किया जाता था। एक तो इनको अपराधी जाति घोषित कर दिया, क्यों? क्योंकि ये लूट मार करते थे। फिर इनका पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। उसके बाद निर्धारित समय, एक समय होता था कि सुबह इतनी बजे से इतनी बजे तक आपको थाने में अपनी उपस्थिति देनी पड़ेगी और कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो आपको एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। और आप कहीं पे भी रहोगे उसका स्थान भी कौन, प्रशासन या अंग्रेज डिसाइड करेंगे कि मीणा जाति के लोग यहाँ पर रहेंगे। और नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा, कैद एवं 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। पुलिस अधिकारी इन्हें 3 से 6 माह तक की सजा दे सकते थे और जिसकी कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती थी। महिलाओं और बालिकाओं पर भी यह कानून लागू थे और पुलिस इनसे बेगार लिया करती थी। बेगार मतलब बिना कोई पारिश्रमिक दिए निशुल्क रूप से काम कराया जाता था, उसको बेगार कहते थे। और प्रशासन की उपेक्षा के कारण यह चोरी डकैती करते थे। पुलिस भी क्या कर लेती थी, इनसे साठगांठ कर लेती थी, मतलब पुलिस भी इनके साथ मिल जाती थी और ये चोरी डकैती करते थे। मीणाओं में जागृति कैसे आई, कैसे ये लोग जागरूक हुए? मीणाओं की लूटमार से परेशान होकर भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना दिया। जयपुर राज्य में भी एक जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया। कानून के अनुसार 25 वर्ष से ज्यादा आयु के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थिति देनी पड़ती थी। 1924 के अपराधी जाति अधिनियम का मीणा समाज के प्रबुद्ध लोगों ने विरोध किया, मतलब जो समझदार लोग थे उन्होंने विरोध किया। छोटूराम झरवाल, महादेव राम पबड़ी एवं जवाहर राम मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई जिसने जयपुर रियासत में जयराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी समिति की सिफारिश से जयराम पेशा कानून समाप्त करना की कोशिश की गई या मांग की गई। तो मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई कब, 1933 में, जिसने क्या की थी, जयराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की थी। 1944 में मुनि मगन सागर ने मीन पुराण लिखकर मीणा जाति को अपने प्राचीन गौरव का भान करवाया
और 1944 में नीम का थाना, और ये नीम का थाना पड़ता है सीकर में, नीम का थाना सीकर में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक मीणा सम्मेलन हुआ, जिसमें मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। समिति ने जयराम पेशा कानून रद्द करने और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग की। ठक्कर बप्पा ने मीणाओं की स्थिति में सुधार के लिए जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा और 3 जुलाई 1946 को जयपुर में जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया। कब? 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। 1952 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से मीणाओं पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। फिर भील जाति का आंदोलन। जनगणना और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध भीलों ने विद्रोह किए, मगर उन्हें शक्ति से दबा दिया गया। बेट बेगार, लाग बाग और वनोपज, मतलब वनों में जितनी भी उपज होती थी उस पर भी इनसे टैक्स लिया जाता था, तो उसको लेकर इनमें असंतोष व्याप्त था। और ऐसी परिस्थिति में मोतीलाल तेजावत, जो कि जाडोल ठिकाने में एक कामदार के पोस्ट पर काम करते थे, भीलों की समस्याओं से प्रभावित होकर उनमें चेतना जागृत करने का कार्य करते हैं। 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन चित्तौड़गढ़ जिले में मातृकुंडिया एक जगह है, वहां पर मेले के अवसर पर मोतीलाल तेजावत ने एक सामूहिक बैठक में भीलों की समस्याओं पर विचार किया तथा उनकी समस्या की जानकारी मेवाड़ महाराणा को नहीं देने तक भूमि कर जमा नहीं कराने का निर्णय किया गया। इसकी सूचना सभी गांवों में पहुंचा दी गई, जिससे किसानों में एकता की भावना पैदा हुई और एकता स्थापित करने के इस अभियान को एकी आंदोलन के नाम से जाना गया। और इस एकी आंदोलन के कुछ उद्देश्य थे। पहला था लगान को कम करना, दूसरा था अन्यायपूर्ण लागों को समाप्त करना, मतलब जितने भी अन्यायपूर्ण टैक्सेस जो थी उनको खत्म करना, बेगार से किसानों को मुक्ति दिलवाना, जो भी बिना पारिश्रमिक के किसानों से काम करवाते थे उनसे उनको छूट दिलाना, आदिवासियों की आवश्यकता के अनुसार वन संपदा का उपयोग, मतलब आदिवासी अपनी आवश्यकता के अनुसार वन संपदा का प्रयोग कर सके उसके लिए कोशिश करना, जंगली सुअरों से फसल की रक्षा। जंगली सुअर क्या करते थे, फसलों को नष्ट कर देते थे, तो उनसे रक्षा के लिए जंगली सुअरों से फसल की रक्षा के लिए जंगली सुअरों को मारने के लिए उनको छूट दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा। राज्य कर्मचारियों और ठिकानों के अत्याचार पर रोक लगाई जाए, आदिवासियों में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करना। अपनी मांगों को लेकर झाड़ोल और आसपास के जो ठिकाने थे ने भीलों ने महाराणा से मिलने का निश्चय किया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने पिछोला झील की पाल पर डेला डाला और राजमहल के पास जब भील बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं तो महाराणा ने तेजावत और उनके साथियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। तेजावत ने अपने ज्ञापन में आदिवासियों की 21 मांगे रखी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। अधिकांश मांगे तो स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन 3 प्रमुख मांगे जो अस्वीकार कर दी जाती है। एक तो वन संपदा वाली, एक बेट बेगार वाली और एक सुअर की जो समस्या थी उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो तेजावत ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर दी और महाराणा ने जो महत्वपूर्ण मांगों को अस्वीकृत कर दिया। उसकी वजह से क्या होता है कि ये आंदोलन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तेजावत ने आंदोलन में तेजी लाने के लिए घर घर जाकर भीलों में चेतना जागृत की। भीलों को मद्यपान, गोवध, कन्या क्रय विक्रय आदि कुप्रथा को त्यागने तथा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और सभ्य जीवन बिताने के लिए ये प्रेरित करते हैं कि अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उनको त्यागो और शिक्षित हो जाओ और आंदोलन में भाग लो। मोतीलाल तेजावत की सलाह से बहुमत क्षेत्र के समस्त भीलों ने जागीरदारों को कर देना बंद कर दिया और 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने तेजावत को गिरफ्तार करवा लिया। तब 7,000 भील इकट्ठे होकर तेजावत को मुक्त करवा लेते हैं। मोतीलाल तेजावत ने महकमा खास को भीलों की ओर से शिकायत पत्र लिखा, जिसमें लाग बाग, भूमि कर और सुअर समस्या एवं भ्रष्ट नौकरशाही के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं। वो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, परंतु समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो भीलों ने बिना अनुमति के सुअरों को मारना व आरक्षित वनों में अपने पशुओं को चराना शुरू कर दिया।
जब जनजाति का आंदोलन जब बढ़ने लगा तो इसको रोकने के लिए महाराणा ने क्या किया, एक आदेश जारी किया और इस आदेश द्वारा भूमठ के कोटड़ा और खेरवाड़ा क्षेत्र में 50 से अधिक भील एकत्रित होने पर रोक लगा दी कि 50 से ज़्यादा लोग अब इकट्ठे नहीं हो सकते। और मोतीलाल जो तेजावत थे उनकी गिरफ्तारी पर क्या कर दिया, इनाम घोषित कर दिया। इसके साथ क्या होता है, महाराणा अपने सलाहकारों को, अपने सरदारों को एक सलाह देते हैं कि वे पॉलिटिकल सुप्रिटेंडेंट जो थे उनसे विचार विमर्श करके अपनी जो प्रजा है, अपनी जो जनता है, उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उनको स्वीकार करें तथा कृषकों को कुछ रियायतें देने की कोशिश करें ताकि ये जो आंदोलन है वो शांत हो जाए। अब लाग बाग में जो कमी होती है, लाग बाग में कमी होती है और बेगार के बदले एक निर्धारित मजदूरी दी जाती है। और जब ऐसे कुछ नियम बनते हैं तो भीलों और गरासियों में जो आंदोलन होता है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन। गोविंदगिरी ने डूंगरपुर के बड़सा गांव में अपनी धुनी स्थापित कर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को शराब और मांस सेवन न करने, झूठी गवाही न देने, धन लोलुप न बनने की शिक्षा दी। गोविंदगिरी बागड़ में लोकप्रिय हो गए जिससे डूंगरपुर के अधिकारी और जागीरदार चिंतित हो गए। 1908 में उन्होंने गोविंदगिरी को बड़सा गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और 1910 तक क्या करते हैं, जब उनको बड़सा गांव से निकाल दिया जाता है तो 1910 तक वो गुजरात के भीलों के बीच में रहकर समाज सुधार का काम करते हैं और 1911 में वह बड़सा लौट आए और वहां पर अपनी धुनी स्थापित करते हैं और वहीं से भगत पंथ शुरू करते हैं। धुनी की रक्षा हेतु कोटवाल नामक एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और ये कोटवाल जो होता था एक धार्मिक मुखिया का काम भी करता था और भीलों के बीच जो झगड़े और विवाद हो जाते थे उनको सुलझाने का कार्य ये करता था। 1913 में गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लेते हैं और डूंगरपुर पुलिस उन्हें डूंगरपुर छोड़ने की शर्त पर रिहा करती है, जेल से मुक्त करती है। और गोविंदगिरी अपना जो नया मुकाम है वो बांसवाड़ा में, वह सूद राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी को बनाते हैं। अक्टूबर 1913 में गोविंदगिरी भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश भेजते हैं और भील बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे शासक वर्ग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि ये गोविंदगिरी अब क्या करेगा। तो सूत और ईडर और डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों के अंग्रेज अधिकारियों ने के शासकों ने अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि आप भीलों को कुछ लो। तो 12 अक्टूबर 1913 को गोविंदगिरी अपने प्रतिनिधियों के हाथों एक पत्र अंग्रेज अधिकारियों को भेजता है जिसमें गोविंदगिरी की धुनियों को पुनः स्थापित करने, बेट बेगार न लेने और जंगल की जो उपज है वो निशुल्क प्राप्त करने की मांग रखते हैं। ब्रिटिश अधिकारी गोविंदगिरी की मांग पर विचार करने का आश्वासन देते हैं, परंतु वो पहले कहते हैं कि आप जो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हो वो इधर उधर हो जाओ, इकट्ठा मत हो। मगर भील क्या होते हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो 17 नवंबर 1913 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 17 नवंबर 1913, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर हमला कर दिया। भयंकर जनसंहार के बाद क्या होता है, गोविंदगिरी आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और गोविंदगिरी और उनके अनुयायियों को बंदी बनाकर अहमदाबाद की जेल में भेज दिया जाता है। और गोविंदगिरी को जो विशेष न्यायालय जो होता है उनको मौत की सजा सुनाता है, लेकिन अहमदाबाद उच्च न्यायालय इनकी सजा को क्या करता है, आजीवन कारावास में बदल देता है। तो ये टॉपिक आज हमारा पूरा हुआ राजस्थान में जनजाति आंदोलन। अब अगला जो वीडियो होगा वो होगा राजस्थान में किसान आंदोलन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, आपका प्यार स्नेह बना रहे। थैंक यू।